जहाँ पर आचार्य जी हुआ करते थे वहीं पर ही आचार्य जी खेती से संबंधित जितने भी प्रयोग हुआ करते थे वो किया करते थे। इस वजह से मंदिर हमारे पुराने जो जितने भी आपने देखा होगा वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास रहा है। बहुत गर्वित। हाँ, तो जब हम भारत की लेट्स टॉक भारत हो तो यही भारत हुआ करता था। अब आज आप देख लीजिए हमारे जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो पोंगल हो, अभी मकर संक्रांति आएगा, वो सारा कहीं ना कहीं कृषि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारी चीजें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ब्रिटिश ने देखा कि ये तो भारत तो बहुत गौरवशाली है, भारत तो बहुत उन्नत है, यहाँ तो हर व्यक्ति, आप किसी के पास जाइए, आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज सभी चीज़ों में बड़ा रिच है। और उसके बाद क्या हुआ कि इस इकोनॉमी को वो चाहते क्या थे कि ये जो भारत एक्सपोर्ट वाली ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, इसको उन्होंने इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को उन्होंने कन्वर्ट करना चालू कर दिया। जब भी भारत में हजारों वर्षों तक कभी भी कोई अकाल नहीं पड़ा, लेकिन 1800 के दशक में, 1800 के दशक में कई सारे अकाल पड़ने लगे। हाँ, ये सारी रूरल इकोनॉमी जो मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड करके हुआ करती थी, वो सारी रूरल इकोनॉमी सिर्फ 2 फसल या 3 फसलों तक आधारित होकर, वही हम देखते हैं आजकल। हाँ, 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 5000 लीटर पानी लगता है। 5000 लीटर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक चावल के लिए हम कितना जल संसाधन का दोहन कर रहे हैं। तो ये जानकारी लोगों तक जब पहुंचेगी, पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट हमें डेवलप करना है, एक आशावादी सोच डेवलप करनी है, तो उसके लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट पर आप क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं और कैसे उस मिशन में कंट्रीब्यूशन होगा। और देखिए, मैं राजेश जी मानता हूं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत 2047 और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का रास्ता कृषि क्षेत्र से ही होगा। क्या बात है, अद्भुत। जिससे हमें निश्चित रूप से ये जो प्रयासों का जो शुरुआत हो गई है, मुझे बहुत उम्मीद है राजेश जी का सार्थक परिणाम दिखाई देने लगेगा। और एग्रीकल्चर की इकोनॉमी, उम्मीद है कि एग्रीकल्चर भविष्य में लाभ का सौदा होने वाला है। बहुत सुंदर। ये बिचौलिए ही इस खेती की जितनी भी बीमारियां हैं उनकी जड़ें हैं बिचौलिए। बिचौलिए जब ही हट सकते हैं जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उन्होंने एक विज्ञान जोड़ दिया था जब पोखरण का ब्लास्ट किया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने जय अनुसंधान भी जोड़ दिया। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। नमस्कार, लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ कैप्टन विकास गुप्ता, सेना निवृत्त हैं और अध्यक्ष हैं दर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं और बीजेपी नेता हैं। उत्तर प्रदेश में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने कृषि के माध्यम से, कृषि अनुसंधान जो परिषद है उसके माध्यम से काफ़ी रिफॉर्म्स ला रहे हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैप्टन साहब से कि कृषि जो कि एक बड़ा हमारा रीढ़ की हड्डी है, भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, उसमें ऐतिहासिक वैदिक काल से लेकर, जिसको हम अपना स्वर्णिम काल भी बोलते हैं, वहाँ से लेकर के, और जो हमारा विकसित भारत का जो लक्ष्य है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है 2047 यानी 2047 का, वहाँ क्या कंट्रीब्यूशन हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम कैप्टन साहब आपका बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार राजेश। और एक बड़ा हमें गर्व है कि सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद में भी आपने एक बड़ा कार्य, रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं कृषि के अंदर। जय जवान और जय किसान जैसा जो एक स्लोगन है उसको आपने चरितार्थ किया है, तो बहुत स्वागत। क्योंकि एग्रीकल्चर 44% आबादी उस पर बेस्ड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और सिर्फ 17% कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये गैप जो है इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? देखिए, क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। ठीक है। और जो सारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द हजारों सालों से चलती चली आ रही है। पीछे बीच में 100-150 साल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि और उद्योग आए, उद्योग धंधे आए। अभी पिछले 40-50 वर्षों से सर्विसेज सेक्टर्स आए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स आए। इन सब का योगदान धीमे धीमे आने लगा।
तो धीमे धीमे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर से अलग हटकर लोग नौकरियों में आ गए, सर्विसेज सेक्टर्स में आ गए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आ गए, कुछ और जो दूसरे सेक्टर्स हैं उसमें आ गए। तो जो पलायन था कृषि क्षेत्र से वो धीमे धीमे दूसरे सेक्टर्स में, क्योंकि मैन पावर की ज़रूरत थी, तो धीमे धीमे होने लगा। तो वो इकोनॉमी का जो दूसरा चरण था या तीसरा चरण था वो ज़्यादा ग्रो करने लगा। दुर्भाग्य ये रहा कि एग्रीकल्चर वहीं का वहीं रह गया। तो हुआ क्या कि इकोनॉमी में जैसा होना चाहिए कि एक बैलेंस्ड होना चाहिए, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बैलेंस होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि सर्विसेज सेक्टर्स उतना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर नहीं सकता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है, जैसे चीन में हुआ। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से क्या हुआ कि सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर पाया। सर्विसेज सेक्टर लगभग हमारा 50% से भी ऊपर जीडीपी में उसका योगदान है। लेकिन सर्विसेज सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी खराबी क्या है कि वो ज़्यादा मैन पावर को एम्प्लॉय कर नहीं सकता। तो उससे उसकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी जॉब क्रिएट हुआ वो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मात्र 25 या 26% भारत की जीडीपी में उसका योगदान है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अधिकांश आबादी है वो अभी भी रूरल एरिया में रह गई, और रूरल एरिया में क्योंकि कृषि क्षेत्र का जो टोटल ओवरऑल इकोनॉमी थी उसमें धीमे धीमे उसका जो अंश था वो धीमे धीमे घटता चला गया। आज मात्र वो 17% रह गया, लेकिन मैन पावर अभी भी उतनी लगभग 40-44%। तो उस वजह से कृषि क्षेत्र इस समय दबाव में है। कृषि क्षेत्र के ऊपर भारी अनएम्प्लॉयमेंट है, और लोगों जो भी कृषि क्षेत्र में रह गए हैं उनका जो छोटा मोटा टुकड़ा है या जो भी कृषि क्षेत्र की भूमि है या कृषि क्षेत्र में जो छोटा मोटा रोजगार है उसी पर डिपेंडेबिलिटी रह गई है। तो इस वजह से जो ये इकोनॉमिक मॉडल जो बनना चाहिए कि कृषि क्षेत्र का योगदान के हिसाब से उतनी ही आबादी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी, वो नहीं हो पाई। आबादी ज़्यादा हो गई रूरल एरिया पर और इकोनॉमी में योगदान उसका कम रह गया। अच्छा, एक हम बात करते हैं कि जब हम वैदिक काल की बात करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के समय की हम बात करते हैं, तो कृषि में जो गुण था, जो प्रोडक्शन हो रहा था उस पर बहुत ध्यान था, बहुत ही ऑर्गेनिक जैसा था और गौ आधारित था। वो बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन ये फिर जब ये अंग्रेजों का काल आया उस वक्त कृषि जो हरित क्रांति भी हुई, ये जो कालखंड है बीच का, इस पे हरित क्रांति होने के बावजूद भी ये कहाँ बिगाड़ खाता हो गया कि जहाँ से हमारा कृषि या जो प्रोडक्शन है उसका भी डिटोरिएशन उसमें क्वालिटी का हुआ और हमारा खेत खलियान भी उतना उर्वरक नहीं रह गया या उतना फर्टाइल नहीं रह गया। देखिए, इसमें एक्चुअली इसका जवाब बहुत मुझे विस्तार से देना पड़ेगा। आपने कई सारी चीज़ें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दे दिया आपने, उसमें थोड़ा सा ब्रिटिश पीरियड भी दे दिया, और आपने जो आधुनिक जो अभी पिछले हरित क्रांति हुई उसका भी तो मैं विस्तार से बताता हूँ। भारत में जो एग्रीकल्चर है वो विश्व का सबसे पुराना और सबसे उन्नत एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस भारत में रही हैं। ठीक है। भारत में पहले गुरुकुल पद्धति होती थी और गुरुकुल पद्धति के इर्द गिर्द ही सारी इकोनॉमी को डेवलप किया जाता था। गुरुकुल में जो भी आचार्य रहते थे और आचार्य को जो भी जमीन दी जाती थी वहीं पर ही वो विद्यार्थी को पढ़ाता था और उन्हीं विद्यार्थियों से वो खेती करवाता था। तो उसमें क्या हो गया कि हम लोगों ने धीमे धीमे खेती को बहुत उन्नत बनाने का प्रयास शुरू से होता चला गया। पुराना जितनी भी खेती की पद्धतियाँ थी और विशेष रूप से उसमें गौ आधारित खेती। गाय एक ऐसा पशु है जिसके इर्द गिर्द सारी इकोनॉमी, चाहे वो परिवार की इकोनॉमी हो, चाहे वो गांव की इकोनॉमी हो, चाहे वो गुरुकुल की इकोनॉमी हो, वो घूमा करती थी। गाय का क्या होता था कि गाय से हम दूध भी लिया करते थे, गाय का गोबर भी का भी इस्तेमाल करते थे, गाय के गौमूत्र का भी इस्तेमाल करते थे और गाय के साथ अन्य चीज़ों का भी हम सब लोग सम्मिश्रण किया करते थे, गाय की सेवा भी करते। तो ये सारा एक धीमे धीमे करीब 10-11 हज़ार वर्ष पूर्व ये धीमे धीमे इवॉल्व होने लगा। तो उस समय जितनी भी अच्छी उन्नत की, चाहे वो चावल हो उस समय का, चाहे वो उस समय का फल हो, चाहे वो उस समय की सब्जियां हो, ये धीमे धीमे बड़ी अनाज, जौ हो, बाजरा हो, ये बहुत पुराना और धीमे धीमे उन्नत होता चला गया। और वहीं पर ही जहाँ पर आचार्य जी हुआ करते थे वहीं पर ही आचार्य जी खेती से संबंधित जितने भी प्रयोग हुआ करते थे वो किया करते थे। तो उस वजह से हम लोगों का क्या था कि बहुत उन्नत तरीके की खेती होती थी और उन्नत तरीके का उत्पाद पैदा होता था। उस वजह से आपने देखा होगा कि पुराने जितने भी मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों को लोग दान दिया करते थे खेती की जमीन, तो वहां मंदिरों के पास पैसा
लोग समझते हैं कि चढ़ावे के रूप में नहीं आता था, चढ़ावा होता होगा तो होता होगा, लेकिन कृषि, उन्नत कृषि का भी स्रोत होता था, वो भी एक उनकी आय का स्रोत हुआ करता था। इस वजह से मंदिर हमारे पुराने जो इतने भी आपने देखा होगा वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास रहा है। हाँ, तो जब हम भारत की लेट्स टॉक भारत हो, तो यही भारत हुआ करता था। तो उसमें सहकार हुआ करता था। सहकार जैसे हम लोग आजकल, मोदी जी ने कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसके अमित भाई शाह इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने हर राज्य में एक सहकार कोऑपरेटिव्स का मिनिस्ट्री खोल दी है। सहकार की भावना से, जिसमें सबका योगदान हुआ करता था, उस तरीके से खेती को इवॉल्व हुआ। और अंग्रेजों के आने से पहले तक हम लोगों ने खेती को बड़ा अच्छा उन्नतशील किया। और खेती के साथ साथ फिर क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स थी, ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर था, आर्ट्स था, वो भी इर्द गिर्द, गुरुकुल के इर्द गिर्द और गांव के इर्द गिर्द क्या हो गया, डेवलप होना चालू हो गया और वो इवॉल्व होना चालू हो गया। और वो एक, जैसे कहते हैं ना कि भारत का एक गौरवशाली अतीत रहा है, वो सारा गौरवशाली अतीत ना इसी इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, एग्री बेस्ड इकोनॉमी के इर्द गिर्द हमारा इवॉल्व होता चला गया। वहीं पर आर्ट्स होता था, वहीं पर कल्चर होता था, वहीं पर नृत्य होता था, वहीं पर संगीत होता था। अब आज आप देख लीजिए, हमारे जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो पोंगल हो, अभी मकर संक्रांति आएगा, वो सारा कहीं ना कहीं कृषि, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारी चीजें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जुड़े हुए हैं। अब हुआ क्या कि धीमे धीमे जैसे ही ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश ने देखा कि ये तो भारत तो बहुत गौरवशाली है, भारत तो बहुत उन्नत है, यहाँ तो हर व्यक्ति, आप किसी के पास जाइए, आर्ट्स, कल्चर, लैंग्वेज, सभी चीज़ों में बड़ा रिच है। तो अंग्रेजों ने उस इकोनॉमी को उन्होंने बड़ा विस्तार से उसका अध्ययन किया और उन्होंने उस इकोनॉमी को गुलामी वाली इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का उन्होंने प्रयास चालू कर दिया। धीमे धीमे यहाँ आर्ट्स, जितना जितना कल्चर थे, कल्चरल सेंटर थे, उनको धीमे धीमे उन्होंने ध्वस्त करना चालू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि इस इकोनॉमी को वो चाहते क्या थे कि ये जो भारत एक्सपोर्ट वाली ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, इसको उन्होंने इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को उन्होंने कन्वर्ट करना चालू कर दिया। और उससे क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ कि धीमे धीमे जो रूरल सेंटर्स थे, रूरल जो पद्धति थी, जो गुरुकुल सिस्टम था, वो धीमे धीमे अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उससे एग्रीकल्चर का भी बड़ा नुकसान हुआ, उससे हमारा जो आर्ट्स, क्राफ्ट्स, कल्चर, उसका भी बहुत बड़ा, राजेश जी, नुकसान हुआ। और धीमे धीमे क्या हो गया कि भारत में पहला अकाल, जब भारत में हजारों वर्षों तक कभी भी कोई अकाल नहीं पड़ा, लेकिन सन 1800 के दशक में, 1900 के 1800 के दशक में कई सारे अकाल पड़ने लगे, एक एक साथ कई लोग मरने लगे। और आखिरी अकाल मैं राजेश जी बताऊं, जब देश आजाद हुआ तो उससे ठीक पहले बंगाल का अकाल हुआ था, जिसमें करोड़ों लोग मर गए थे। करोड़ों लोग मर गए थे। मैं जो मेरे पास आंकड़े हैं या मैं पढ़ता हूँ, 3 से 4 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। अंदाजा लगा लीजिए, भारत की आबादी 23 करोड़ थी। और वो क्या था कि पूरा भारत उस समय बंगाल और पाकिस्तान भी हुआ करता, उसकी आबादी का आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक बड़ा हिस्सा चला गया। तो उसके बाद उसी परिस्थितियों में देश आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ कि अकाल क्यों पड़ता है कि रूरल में वहाँ पर कोई अनाज नहीं हो पा रहा है, पानी नहीं है, सिंचाई की जो उन्नत पुरानी जो स्रोत हुआ करते थे, वो सब उसको खत्म कर दिया गया। उस वजह से रूरल इकोनॉमी हमारे यहाँ बिल्कुल तहस नहस। अच्छा, यहाँ ये हुआ। अच्छा, क्या होता था कि थोड़ा बहुत अनाज बचा के या थोड़ा बहुत सरप्लस मनी करके वो थोड़ा सा खेती को समृद्ध करने का प्रयास करता था। लगान इतना होने लगा उनके ऊपर, टैक्सेशन इतना होने लग गया कि वो बेचारा वो इतना ही बचा पाता था, राजेश जी, कि वो सिर्फ अपने घर का खर्चा चला पाए या घर का खाना चला पाए। और इकोनॉमी को उन्होंने क्या बार्टर सिस्टम पे कर दिया। उसने 1 किलो चावल के बदले कपड़े ले आया, 1 किलो चावल के बदले थोड़ा सा। आपने देखा गांव में भी, मतलब आपने अपनी बचपन में देखा होगा, हमने भी अपने बचपन में देखा कि बेचारा पसेरी में अनाज ले आता था। तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद में 1962 की चीन की लड़ाई हुई। 1962 की चीन की लड़ाई में खाद्यान्न के मामले में तो हम लोग बाहर से ही आता था। फिर PL वो 460 मेरे ख्याल से था, अमेरिका से जो लाल गेहूं आता था वो आयात हुआ। तो 1964-1965 में देश में लगा कि ये स्थिति कब तक चलेगी। तो उसमें मैं बधाई दूंगा और हमेशा उनको याद रखूंगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति के लिए आधारशिला रखी। लाल बहादुर शास्त्री ने एक फॉरेन के एक साइंटिस्ट थे, नॉर्मन बोरलॉग, और हमारे यहाँ के MS स्वामीनाथन, इन सबको टास्क दिया कि भाई ये कब तक ऐसी स्थिति चलेगी और इस स्थिति को कब तक हम कंटिन्यू करेंगे। हमें भारत देखा जाए तो दुनिया का सबसे समृद्ध भूमि है, सबसे एक समृद्ध जमीन है, सबसे समृद्ध जो जल संसाधन है। तो हमारे एग्रीकल्चर में हम क्यों डिपेंडेंट हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग ने और उनके साथ जो पूरी साइंटिस्ट की टीम थी,
उन्होंने रिसर्च किया और एक उन्होंने छोटी वैरायटी का, हमारे यहाँ पहले गेहूं की ऊंची वैरायटी होती थी, छोटी वैरायटी का गेहूं को उन्होंने उगाने का प्रयास किया। चूंकि वैरायटी छोटी थी तो उसमें कम न्यूट्रिशन से ही ज़्यादा, उसमें ज़्यादा गेहूं होता था। तो 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उसके ट्रायल हुए और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली के पास, यहाँ जब रोहतक रोड पे जाते हैं तो एक गांव पड़ता है, जॉन्टी गांव पड़ता है, जाटों का गांव है, वहाँ पर उसके ट्रायल किए गए। वहाँ के किसानों को प्रेरित किया गया कि भाई आप इसको, गेहूं को आप लगाइए, नया बीज है। तो वहाँ के किसान ने उसको शुरुआत में उसको अडॉप्ट किया और कृषि वैज्ञानिकों की देख रेख में, MS स्वामीनाथन जी जिनका भी देहांत हुआ 97 वर्ष की अवस्था में, तो उनकी देख रेख में वहाँ पर किसानों ने जब पहली फसल उगाई तो अचानक उसमें बड़े आश्चर्यजनक परिणाम आए। अरे वाह। तो आश्चर्यजनक परिणाम है तो उसको प्रचार मिला, प्रसार मिला। और राजेश जी, मैं आपको बड़ी खुशी की बात बताता हूँ कि 1964 तक हम लोग नेट आयात करते थे, इंपोर्टर थे। 1966 तक आते आते हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, मात्र 2 से 3 साल में। बहुत सुंदर, ये हो। बहुत सुंदर। तो उसके बाद हमारे यहाँ किसानों ने, अन्नदाता किसान ने बड़ी मेहनत करी, बड़ा त्याग किया, बड़ी तपस्या करी और उस नई टेक्नोलॉजी को और नई वैरायटी को उन्होंने अडॉप्ट किया। यस। तो वही फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं, वो गेहूं में आई, फिर उसके बाद चावल में आई और फिर उसके बाद से हम लोगों धान का कटोरा बन गए और हमने धीमे धीमे उसको एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया हम लोगों ने। ये सब रहा। लेकिन एक समस्या धीमे 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 जब 80 के दशक में, 90 के दशक में आते चले गए तो किसानों को ये लगने लगा कि ये बड़ी आसान है, क्योंकि कम मेहनत में वो होती थी, मेहनत उतनी ज़्यादा लगती नहीं थी, लेकिन उसमें पानी डालते चले जाइए तो और कीटनाशक डालते चले जाइए और खाद डालते चले जाइए, और तो उससे क्या होता था कि वो उगने लगता था। धीमे धीमे क्या हुआ कि ज़मीन में उसकी उर्वरा शक्ति कम होने लगी, क्योंकि एक ही तरीके की तो वैरायटी का वो पैदा करने लग गए। ठीक। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खाद डालने लग गए, ज़्यादा खाद डालने लग गए, ज़्यादा पानी आने लग गया तो उससे खरपतवार ज़्यादा पैदा होने लगी, कीट मकोड़े ज़्यादा होने लगे, तो उससे कीटनाशक ज़्यादा होने लगे। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने लग बढ़ गई। गई। यस। इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने से क्या हो गया कि आउटपुट कॉस्ट, जो बिक्री का जो मूल्य था वो तो उतना ही रहा। इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से किसानों को की आय बिल्कुल कम होने लगी, आय के स्रोत कम होने लगे उसी खेती से। और फिर क्या हुआ कि किसान पहले बहुत वैरायटीज़ की सब्जियां, फल, किसान बहुत वैरायटीज़ के अनाज उगाते थे, वो सारे बंद करके वो सिर्फ मात्र 2 फसलों तक सीमित रह गए और एक तीसरी फसल और गन्ना। ये 3 फसल किसान इतना ज़्यादा निर्भर हो गया कि सारी रूरल इकोनॉमी जो मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड करके हुआ करती थी, वो सारी रूरल इकोनॉमी सिर्फ 2 फसल या 3 फसलों तक आधारित हो गई। वही हम देखते हैं आजकल। हाँ। तो उसमें क्या है कि मैं आपको बताऊंगा, एक आंकड़ा दूंगा तो आप शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3000 लीटर से लेकर 5000 लीटर तक पानी लगता है। 1 किलोग्राम चावल पर 1 किलोग्राम, 1 कुंटल या 1 टन चावल नहीं, 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 5000 लीटर पानी लगता है। 5000 लीटर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक चावल के लिए हम कितना जल संसाधन का दोहन कर रहे हैं। अब धीमे धीमे भाई पृथ्वी की भी जल संसाधन की भी अपनी लिमिट होती है। अब कितना आप जल संसाधन दोहन करते चले जाएंगे। और वहाँ पर पंजाब में और हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं कि जहाँ पानी है ही नहीं। अब जल संसाधन का दोहन होने की वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। उसकी वजह यही रही कि फसलें पहले हम लोग मोटे अनाज भी पैदा करते थे, सब्जियां भी पैदा करते थे, फल भी पैदा करते थे, तरह तरह की हम लोग खेती किया करते थे। वो खेती आके मल्टी कल्चर से मोनोकल्चर तक रह गई, 2 या 3 फसलों तक रह गई। तो उसी दिशा में प्रधानमंत्री जी ने इस साल, ये 2023 जो कल खत्म हो रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए उन्होंने घोषित किया। ईयर ऑफ द मिलेट, हाँ, काफी प्रमोशन भी हुआ। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने संसद में सभी सांसदों को मोटे अनाज का भोजन भी दिया था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अभी हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारा प्रोत्साहन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि जिससे कि हमारी जो पुराने समय की जो खेती हुआ करती थी, या पुराने समय का जो अनाज हुआ करता था, जिस अनाज को खाके हम लोग पड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, वो अनाज अचानक थाली से गायब हो गया। तो उस थाली में उस अनाज को हमें वापस लेके आना। तो उसके लिए सारा प्रयास सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो,
उसके द्वारा किया तो जा ये रहा सब आपके इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी आपसे और लेना चाहता हूँ, वो ये है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? ये उत्तर प्रदेश में क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं? किस तरह से आप किसानों तक पहुंच रहे हैं और उनको क्या किस तरह की गाइडेंस या रिफॉर्म्स ला रहे हैं? देखिए राजेश जी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई थी। अच्छा। और कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार और कृषि अनुसंधान, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, इन सबको दिमाग में रखते हुए कृषि अनुसंधान परिषद की उत्तर प्रदेश ने स्थापना 1989 में की गई थी। पूरे देश में मात्र 2 राज्यों में अनुसंधान परिषद है। ओके। एक उत्तर प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में। जैसे सेंट्रल में ICAR है, पूसा इंस्टीट्यूट, ऐसे यूपी में UPCR, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। ओके। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, बहुत बड़ी। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का पिछले लगभग 33 वर्षों से बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर का जो लैंडस्केप है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे जो सक्सेस स्टोरीज हैं, चाहे वो काला नमक चावल हो, चाहे वो प्रतापगढ़ में आंवले की खेती हो, चाहे वो अन्य सफलताएं हैं, उसमें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग जो नीड बेस्ड रिसर्च होती है वो हम लोग करवाते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को हम लोग फंड करते हैं, पैसा देते हैं, और उससे हम लोग उसकी टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करवाते हैं। फिर उसकी टेक्नोलॉजी को हम ट्रायल्स करवाते हैं। ट्रायल्स करवाने के बाद फिर हम उसको एडॉप्टेशन के लिए बीज बना के हम किसानों को देना चालू कर देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं हर जिले में हैं, या किसी जिले में 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इनका काम होता है, जो भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 4 हैं सरकार के, वहाँ से जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हम लोग फंड करते हैं, तो उसकी रिसर्च को फील्ड ट्रायल के लिए और किसानों को दिखाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं। उन 89 कृषि विज्ञान केंद्रों की मॉनिटरिंग का भी काम वो हमारे पास उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के पास है। और ये काम करते रहते हैं। निरंतर हम किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों से चर्चा करते रहते हैं, किसानों के बीच में हम लोग उनको मोटिवेट करते रहते हैं। और इन 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको बड़ा गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आंकड़े क्योंकि एग्रीकल्चर क्षेत्र के बदलते रहते हैं। आज हम लोग गेहूं के क्षेत्र में नंबर 1 है। चावल उगाने के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 2 स्थिति पर है। हम सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करते हैं, हम सबसे ज़्यादा आम पैदा करते हैं, फल सब्जियां ये भी बहुत बड़ी संख्या में, भारी संख्या में हम पैदा करते हैं। मटर बहुत अच्छा पैदा करते हैं जी। आलू सबसे ज़्यादा का उत्पादन करते हैं। आम हम लोग 42% पूरे देश का पैदा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी उन्नत राज्य है, समृद्ध राज्य है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के, यहाँ के किसानों को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मार्केट मिले। तो एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत सारी सरकार की तरफ से स्कीम भी दी जा रही हैं। किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है और किसानों से कहा जा रहा है कि आप उस क्वालिटी का आप अपना उत्पाद क्वालिटी बेटर करें, कीजिए, क्वालिटी कीजिए, पैकिंग कीजिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन कीजिए, लॉजिस्टिक्स कीजिए, जिससे कि उनके उत्पाद के लिए एक आकर्षक बाजार विदेशों में भी मिल सके। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैप्टन साहब, मुझे एक, क्योंकि ये जो लेट्स टॉक भारत का मंच है, इसमें हम स्वर्णिम काल से लेकर के और विकसित भारत में जो लक्ष्य आदरणीय मोदी जी ने रखा है, और उसमें जरूर एग्रीकल्चर को बहुत बेहतर तरीके से देखा गया होगा, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? किस तरह का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या किस तरह के रिफॉर्म्स आप लाने वाले हैं, इस पर हमें बताइए। क्योंकि ऑडियंस एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ डिस्कशन होते नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यूथ का बड़ा इंटरेस्ट नहीं होता है, या फिर इस तरह, तो ये जानकारी लोगों तक जब पहुंचेगी, पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट हमें डेवलप करना है, एक आशावादी सोच डेवलप करनी है, तो उसके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट पर आप क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं और कैसे उस मिशन में कंट्रीब्यूशन होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में मोदी जी ने हमारे देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है 2047 तक जी, और अभी उन्होंने 2027 तक ये कहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है। और यही टास्क उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी को हमें उत्तर प्रदेश को बनाना है। और देखिए, मैं राजेश जी
मानता हूं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत 2047 और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का रास्ता कृषि क्षेत्र से ही क्या होके बात जाता है, अद्भुत। क्योंकि हम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा अच्छी खेती गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब है, आप राजेश जी यकीन नहीं मानेंगे, ये वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल लैंड है। क्या बात है। दुनिया में इससे ज्यादा कोई फर्टाइल लैंड नहीं है। जल संसाधन है, सबसे ज्यादा नदियां हैं जहाँ वर्ष भर पानी रहता है, सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो गई हैं, बिजली बहुत प्रचुर मात्रा में मिलने लगी है। और तो इस वजह से दिमाग में रखते हुए हम लोग कृषि क्षेत्र में भी हम लोग चाह रहे हैं कि उतना ही विकास की दर हो जितनी अन्य क्षेत्रों में रही हो। और कृषि क्षेत्र में किसानों की आय कैसे बढ़े? किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजेश जी सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है कि उनकी उत्पादन की लागत कम हो और उत्पाद की लागत ज्यादा हो जाए। यस, वो गैप जो है वो जो गैप बढ़ जाए, जिससे कि उत्पादन जो इनपुट कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए। यस, यस, यस। और ज्यादा से ज्यादा उनका प्रोडक्ट को बिके, उसके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, उसके लिए मार्केटिंग, उसके लिए रिसर्च, उसके लिए पैकिंग, उसके लिए लॉजिस्टिक्स, उसके लिए मार्केट, ये सारी चीजें एक इकोसिस्टम होता है। अब एक अच्छा उत्पाद को अगर आप अच्छी तरह पैकिंग कर देंगे, उसको अच्छी तरीके से सजा देंगे, उसको आप कर देंगे, तो वही चीज उत्पाद ज्यादा पैसों में ज्यादा अच्छे मार्केट में ज्यादा कम मिल सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बता दूं कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि कुंभ का आयोजन किया था। जैसे इन्वेस्टर समिट हुई थी इस साल, हर साल फरवरी में हुई थी, इस साल फरवरी में हुई थी, ऐसे ही एग्रीकल्चर की भी एक बहुत बड़ी समिट फरवरी माह में होने जा रही है। 5 दिन की होगी, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री देश के उसको इनॉग्रेट करेंगे। और उसमें प्रयास हम लोगों का यही है कि हम उसमें किसानों को उत्पाद को बाजार उपलब्ध करवाएं और विदेशों में भी बाजार उपलब्ध करवाएं। तो राजेश जी उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उस कृषि कुंभ में हम लोग पूरे वर्ल्ड ओवर की लॉजिस्टिक्स की कंपनीज, टेक्नोलॉजी की कंपनी, एग्रीटेक कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि क्षेत्र में कैसे योगदान हो, उसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे एग्रीटेक को हम इनवाइट कर रहे हैं, प्रोडक्शन को देख रहे हैं, लॉजिस्टिक्स को देख रहे हैं। एक और बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में रही है कि हम लोग समुद्र के कोई पोर्ट नहीं है, तो हम लोग पोर्ट के लिए, पोर्ट स्टेट्स में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हो जाती है। फिर दूसरा क्या है कि कुछ कमोडिटीज़ या कुछ जो एग्री उत्पाद हैं वो बड़े पेरिशेबल्स होते हैं। जैसे आम है, आम 10-12 दिन से ज़्यादा का उसकी लाइफ नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि आम की पैकिंग इस तरीके की हो कि वो 1 महीने तक वो आम रुक जाए, बच जाए और उसको हम विदेशों तक, मार्केट तक उपलब्ध करवा दें। थोड़ा सा क्या है कि कंटेनर जब बाय शिप जाता है तो उसकी कॉस्ट कम होती है, बाय फ्लाइट जाता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। तो इसको भी हम लोग जो मिसमैच है, एनोमली है, इसको भी हम राजेश जी समझ के दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और वर्ल्ड की लॉजिस्टिक कंपनियों को यहाँ बुला रहे हैं। एक पैकिंग हमने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि किसान बेचारा कृषि उत्पाद या अचार है, बड़े सिंपल तरीके से वो डब्बे में कर देता है। अगर वही उत्पाद को एक अच्छी पैकिंग में, सजा के पैकिंग में और एक अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करके अगर करेगा तो उसका जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। तो ये हम सब प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उसकी आय बढ़े और इनपुट कॉस्ट कम हो। इनपुट कॉस्ट में हम लोगों ने सोलर पंप्स दिए हैं कि बिजली की उपलब्धता उसकी कम हो, या अन्य तरीके के जो खेती की जो तकनीकी हैं उसको हम लोगों ने इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो। गौ आधारित कृषि को हम लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। गाय एक ऐसा पशु है जो सभी चीज उसका सारी चीजें ही उसको हमें पहले तो चलता था, अभी तो हर तरीके से दूध के अलावा उसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जो मूल आधार है, जैसे कहते हैं ना कि मेन जो स्तंभ है वो तो गाय आधारित कृषि है। तो हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि किसान वापस गाय की तरफ आए, गाय आधारित कृषि करे, कम इनपुट कॉस्ट, जैसे कि जीरो बजट एग्रीकल्चर का भी एक कंसेप्ट हम लोग लेके आए हैं। उसको हम लोग किसानों को समझा रहे हैं कि इसको कृषि करिए, अच्छा दूध का उत्पाद कीजिए, जो जितना भी इनपुट कॉस्ट है, कम पानी लगे, कम खाद लगे, कम कीटनाशक लगे, कम लेबर लगे, इन सब के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जिससे हमें निश्चित रूप से ये जो प्रयासों का जो शुरुआत हो गई है, मुझे बहुत उम्मीद है राजेश जी कि आने वाले 2 या 3 वर्षों में इसका सार्थक परिणाम दिखाई देने लगेगा। और एग्रीकल्चर की इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर को हानि का सौदा समझते हैं, मुझे उम्मीद है कि एग्रीकल्चर भविष्य में लाभ का सौदा होने क्या बात है, बहुत सुंदर। एक और चीज़ मुझे पूछनी है, क्योंकि बहुत से युवा भी विदेशों से भारत में आ रहे हैं, अब वो स्टोरीज बन रही हैं उनकी कि वो आकर के इस गौ आधारित जो भी कार्य हो सकते हैं वो उनमें कर रहे हैं और दिख रहा है। तो कैसे
मोटिवेट करें युवाओं को, भारत तो एक युवा देश है, तो कैसे युवाओं को मोटिवेट करें कि वो एग्रीकल्चर की तरफ वापस बढ़े? देखिए थोड़ा सा युवाओं में एक जागरूकता हमें लानी पड़ेगी। ठीक है। क्या है कि युवा थोड़ा सा एक मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा या जो एक फॉरेन में यूट्यूब सोशल मीडिया से ज़्यादा भ्रमित है। उसको लगता है कि सरकारी नौकरी करना, सबसे पहले तो उसको सरकारी नौकरी, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड की वो जो नौकरी की मानसिकता है वो अभी तक नहीं गई है। आप किसी भी युवा से पूछेंगे या किसी भी युवती से पूछेंगे तो उसकी क्या है कि सब सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, जबकि सरकारी नौकरी का आप पता ही है उसकी क्या यूटिलिटी है और क्या उसका उपयोग है और क्या आप उससे आप अपना विकास कर सकते हैं है। तो युवा सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, नहीं हो तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ भागता है। खेती ग्राम और खेती का जो युवा है वो भी शहर की तरफ भागता है। उसको लगता है कि साहब ये तो खेती तो अलाभकारी सौदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले समय में आप खेती की अच्छी ब्रांडिंग करते हैं, अच्छा मार्केट है। कोरोना के बाद लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति राजेश गोयल जी बहुत सचेत हुए हैं। अच्छा शुद्ध खाना, उत्तम खाना, सही समय पर खाना, इसके प्रति बहुत जागरूकता बढ़ी है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अब ये अमृत काल है खेती के लिए। जैसे आजादी का अमृत काल चल रहा है, ऐसे खेती के लिए अमृत काल और बड़ा अमृत काल है। इसमें मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि खेती की तरफ लौटें। जो भी खेती है, आप कोई भी अपना खेत है, पहली बात तो अपने खेत को समृद्ध करें, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, उगाएं, और ये देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। एक आजकल ऐप, छोटे छोटे ऐप बनने लग गए हैं राजेश जी। मैं तो युवाओं से कहता हूँ, और मैं खुद बनवा सकता हूँ, और युवा कोई भी आए आपके यहाँ इस ऑफिस में आके मैं ऐप दे सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप दे सकता हूँ। आप अपना उत्पाद बनाइए, ऐप के जरिए से आप अपना उत्पाद सीधा कस्टमर के पास ले जाइए। बिचौलियों को क्यों आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये बिचौलिए ही इस खेती की जितनी भी बीमारियां हैं उनकी जड़ें हैं बिचौलिए। 10 रुपए का किसान का उत्पाद जो उपभोक्ता है उसके पास 70 रुपए का बिकता है। 10 रुपए की चीज 70 रुपए में बिक रही है, और बीच में जो है 60 रुपए का सारा जो ये सिस्टम है ना, वो बिचौलियों का है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बिचौलिए जब तक नहीं हटेंगे, और ये देखिए बिचौलिए जब ही हट सकते हैं जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगेगा। तो आजकल आप ये देखिए स्मार्टफोन, राजेश जी, कौन नहीं इस्तेमाल करता है? एक छोटा सा एक लेबर भी जो होता है, जो थोड़ा बहुत, जिसको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई है तो वो लिख रहे हैं। तो मैं तो युवाओं से कहता हूं कि युवाओं नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। नौकरी होती है, उत्तम खेती मध्यमवान, नीच चाकरी भीख निदान, ये तो हमारे यहाँ की तो उत्तम खेती की तरफ वापस लौटे। मैं युवाओं से आह्वान करूंगा, उत्तम खेती से ज्यादा सम्मानजनक कोई व्यवसाय हमारे इस देश में नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, खेती का उत्पाद करिए, कंज्यूमर से कनेक्ट करिए, उसकी ज्योग्राफिकल टैगिंग करिए, उसके छोटे छोटे वीडियो बनाइए और कहिए कि साहब ये मैं आपके लिए उत्पाद पैदा कर रहा हूं, और आप सीधा मुझसे लीजिए। उससे क्या होगा कि 10 रुपए वाली चीज 70 रुपए के ना होके 10 रुपए वाली चीज 20 रुपए में बिकेगी, और 70 रुपए में खरीदने वाला उपभोक्ता उसको 50 रुपए में खरीदेगा। तो उपभोक्ता का भी फायदा, और कृषि को भी फायदा, और बिचौलिए दिल से चले जाएंगे, और कृषि क्षेत्र की आय बढ़ेगी, और कृषि क्षेत्र की आय बढ़ेगी तो देश की आय बढ़ेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, हमें धन्यवाद करना चाहिए उन हमारे नेताओं का भी जिन्होंने ऐसे रिफॉर्मर्स पर अपनी दृष्टि डाली और इनको चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया उन संस्थाओं का जहां रिफॉर्म्स की जरूरत थी। नेता अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने देखा है, मार्कफेड को मैंने देखा है, फेड को मैंने देखा है, इफ्को को मैंने देखा है, जहां सिर्फ नेता ही बैठे होते थे और उनका काम एंजॉयमेंट होता था। आज आप जैसे लोग ऐप्स की बात कर रहे हैं, आप कैसे रिफॉर्म्स लाने उस पर बात कर रहे हैं। ये अद्भुत विचार कैप्टन साहब से सुनने को मिला है। राजेश जी, मैं इससे पहले कि आप और आगे बढ़ें या इसको कंक्लूड करें जी, आपने प्रश्न की शुरुआत की थी जय जवान जय किसान से शुरुआत की थी। जी। जवान फौजी जो बेचारा जो सीमा पर अपने देश की रक्षा करता है, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे तो उन्होंने एक विज्ञान जोड़ दिया था जब पोखरण का ब्लास्ट किया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने जय अनुसंधान भी जोड़ दिया। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इस समय रिसर्च की ही बात चल रही है।
उच्च कोटि का रिसर्च हो। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में मैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष हूं। अनुसंधान मतलब रिसर्च, यस। तो मैं जो जय अनुसंधान का जो मोदी जी का विजन है देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, हमारा संस्थान और यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनकी गाइडेंस में और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत अद्भुत है। देखिए, समझना ये है कि कृषि, हमें दो ही लोगों पर गर्व होता था, किसान और जवान। किसान को देख कर के भी अन्नदाता हमारे को अंदर से भाव पैदा होता है, और जवान तो देखते ही सैल्यूट करने का हमारा भाव पैदा होता है। जय जवान और जय किसान के इस स्लोगन को, इस स्टेटमेंट को कैप्टन साहब जैसे, कैप्टन विकास गुप्ता जी जैसे जो शख्सियत हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो कैसे उभार रहे हैं, ये आशावादी किरण हमारे में जगाता है। हम लोग को भविष्य में बेहतर होता हुआ कुछ दिखाई देता है। आपका बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब, और अद्भुत कार्य जो आपने किया है इसके लिए बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आगे के लिए भी। IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जो गहराई में काम कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं देश के अंदर, और उस भविष्य को, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुधारने में लगे हैं, उन पर हम चर्चाएं अक्सर करते रहेंगे, और आप तक एक आशावादी सोच, एक स्वर्णिम काल का जो हमारा हम बातें करते हैं, और उससे लेकर के विकसित राष्ट्र होने का जो हमारा संकल्प है, वहां तक बढ़ने का ये प्रयास है, ये मंच है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को इसलिए दबाएं क्योंकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार राजेश जी। थैंक यू।